गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू द नेक्स्ट चैप्टर जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। सो और वी ऑल नो अबाउट फ्रिक्शन। ठीक है, हम लोग थोड़ा बहुत अपने लोअर क्लासेस में फ्रिक्शन के बारे में एज ए जनरल बातें थोड़ा बहुत करते रहते हैं। ठीक है, और फ्रिक्शन का क्या मतलब होता है? फ्रिक्शन का हम लोग ऐसे मतलब बताते हैं कि चलो हम कहीं जा रहे थे तो ठीक है, या हम किसी ब्लॉक को डिस्प्लेस कर रहे थे तो ब्लॉक हिल नहीं रही थी। ठीक है, तो हम कह रहे थे यार भारी था या तो ये बोलते हैं हैवी था। ठीक है, भारी यानी हैवी था, या क्या कह देते हैं यहाँ पे फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है, फ्रिक्शन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, ऐसे हम लोग बात करें। सेकेंड देखिए, ये एक स्क्रीन पे आपको एक बॉल दिख रहा होगा। ठीक है, इस बॉल को आप मारिए। जब आप बॉल को मारते हैं थोड़ी दूर आगे जाकर के क्या होता है, बॉल रुक जाता है। ठीक है, ये तो मुझे मालूम है, ठीक, बॉल रुक जाता है। ठीक है, आप सोचते हैं यार ये बॉल रुक क्यों गई? ठीक है, आपके माइंड में ऐसा सवाल आता रहता होगा। ठीक, यहाँ पे इन आदमी को देखिए, ये जो मिस्टर एक्स है, इन्होंने क्या किया? ठीक है, एक ब्लॉक को स्लाइड कर रहे हैं। यहाँ पे इन्होंने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए। ठीक है, और ये देखें कि बाल भी खड़े हो गए, पसीना आने लगा और चेहरा जो है इनका क्या हो गया, ऐसे हो गया। ठीक है, हालत ख़राब हो गई इस ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए। ठीक है, फिर इन्होंने किसी ने इनको बताया कि नीचे क्या करो ना, पहिया लगा लो। ठीक है, अब इनके लिए यही काम आसान हो गया। ठीक है भाई, वेट उतना ही था लेकिन यही काम आसान हो गया। ठीक, अब इनका चेहरा क्या हो गया, ऐसे खुल गया। ठीक है, तो आखिर इन सब में हुआ क्या? ठीक है, तो नली आप देखिए, दो आदमी हैं, ए और बी। ठीक है, दोनों स्लाइड कर रहे हैं। ये कहाँ पे स्लाइड कर रहा है? स्नो पे स्लाइड कर रहा है। और ये कहाँ पे स्लाइड कर रहा है? ग्रास पे। ठीक, बाई ऑब्जर्वेशन अगर मैं पूछूं कि कौन ज़्यादा दूर तक जाएगा स्लाइड करने के बाद, ज़्यादा दूर तक कौन चला जाएगा स्लाइड करने के बाद, तो आप कहोगे ए, जो स्नो पे स्लाइड, ग्रास वाला नहीं ज़्यादा दूर तक। ठीक है, आप हो सकता है सिंस आपने फ्रिक्शन नहीं पढ़ा हो तो आप बता ना पाओ कि क्यों ज़्यादा दूर जाएगा, बट ऑब्जर्वेशन जो आपने अभी तक अपने 10-12 साल में ऑब्जर्व किया होगा, वो ऑब्जर्वेशन आपको बता देगा कि स्नो पे वो ज़्यादा दूर तक जाएगा और ग्रास पे कम दूर तक जाएगा। ठीक है, तो आई वेलकम स्टूडेंट्स टू द क्लास ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की क्लास में आप सभी का स्वागत है। और यहाँ पे जितनी भी प्रॉब्लम्स आप लोग स्क्रीन पे देखनी है, ठीक है, बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर आप इस पोजीशन में होंगे कि हर एक प्रॉब्लम को कैसे समझाया जाए, कैसे एक्सप्लेन किया जाए, और जो भी साइंस इन सभी के पीछे लग रही है वो सारी साइंस हम लोग इस चैप्टर के एंड तक जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर फ्रिक्शन। ठीक है, देखो ये ब्लॉक था। ठीक है, इसको हमने जब पुश किया, ठीक, तो इसके मोशन को जो अपोज कर रहा है, ठीक है, जो फोर्स इसके मोशन को अपोज कर रहा है, दैट इज फ्रिक्शन। ठीक है, ये पुशिंग फोर्स है। ठीक है, लेकिन देखो पुशिंग फोर्स लगाओगे ऐसा नहीं है कि ब्लॉक तुरंत इधर से लगे। एक फोर्स है जो इसके मोशन को हमेशा अपोज कर रहा है, दैट फोर्स इज फ्रिक्शन। ठीक है, फ्रिक्शनल फोर्स, ये जो इसके मोशन के पीछे लग रहा है, पीछे की तरफ लग रहा है, दैट इज अ फ्रिक्शनल। ठीक है, तो आप डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन समझ गए। देखो टिल क्लास 8 लेवल, ठीक है, मैं बहुत ऊपर नहीं जा रहा हूँ, टिल आप अपने लेवल तक ये जानो कि जो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन होता है, ठीक है, वो मोशन के अपोजिट होता है। मोशन के अपोजिट होगा। मोशन अगर बॉडी का इधर है तो डायरेक्शन कहाँ की तरफ होगा? डायरेक्शन इधर की तरफ होगा। ठीक है, फ्रिक्शन का डेफिनेशन आप क्या दे सकते हो? फ्रिक्शन इज दैट फोर्स दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एनी इंटेंडेड मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। जैसे इंटेंडेड मोशन कहने का मतलब है कि आप समझ लीजिए ये ब्लॉक है, ब्लॉक को ऐसे स्लाइड, पहले आपने ऐसे ब्लॉक को जमीन पे रखा, ब्लॉक नहीं मूव करेगा। धीमे धीमे आपने क्या किया, यहाँ से इसको ऐसे बढ़ाना स्टार्ट
करती है, मतलब इसका एंगल बढ़ाना स्टार्ट करती है। जब आप एंगल बढ़ाओगे यहाँ से तो ब्लॉक कुछ ऐसे हो जाएगा, फिर भी ये नहीं मूव कर रहा है, ठीक है। जबकि इसके ऊपर फोर्स नीचे तो लगी रहा है ना, इसको तो मूव कर जाना चाहिए, लेकिन नहीं मूव कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट कर रहा है। फ्रिक्शनल फोर्स मैंने क्या किया कि ये, ठीक है, मोशन या इंटेंडेड मोशन के अगेंस्ट होता है। यहाँ पे इंटेंडेड मोशन कहाँ की तरफ है? टेंडेंसी थी इस तरफ मूव करने की, तो टेंडेंसी के अगेंस्ट यहाँ पे लग रहा है, ठीक है। यहाँ पे एक्चुअल मोशन था, इस ब्लॉक में एक्चुअल मोशन था, इसके अगेंस्ट लग रहा है। तो ये जो दोनों फोर्स लग रहा है, जो इसके विरुद्ध लग रहा है, उसको हम कहते हैं फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है। देखिए सेम चीज इसमें आ रहा है, ठीक। ये ब्लॉक था, ठीक है, तो जब ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ये बुक ही मान लो, बुक ऐसे टेबल पे रखी हुई है, ठीक, तो इसमें कोई मोशन का कंपोनेंट नहीं है, मोशन नहीं है, तो बुक पे कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा है। लेकिन लेट अस से कि मैंने इसको ब्लॉक, मतलब ये हल्का सा टिल्ट कर दिया, बुक ऐसे हो जाएगी, लेकिन इसके पास भी तो कोई मोशन नहीं है। आप कहोगे कि भाई इसके पास कोई मोशन नहीं है तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लग रहा होगा, लेकिन देखो यहाँ पे एक टेंडेंसी है मूव करने की, टेंडेंसी टू मूव है, टेंडेंसी टू मूव किस डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है, लेकिन यहाँ पे कोई टेंडेंसी टू मूव की डायरेक्शन नहीं है, इसलिए यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स तो नहीं लगेगा, ठीक है। इस केस में फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा जब तक कि कोई टेंडेंसी ना हो, मूव करने की टेंडेंसी। यहाँ पे एक टेंडेंसी है, मूव करना चाहता है, ठीक है, ये काला वाला कर लेते हैं, ये यहाँ पे मूव करना चाहता है, ठीक है, तो यहाँ पे एक फ्रिक्शनल फोर्स पीछे की तरफ लगेगा, ठीक है। इस केस में नहीं लगेगा क्योंकि बुक ऐसे रखा हुआ है, इसके पास कोई टेंडेंसी नहीं है कहीं पर भी मूव करने की, तो इस पर कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा। लेकिन जब यही सेम बुक, ऑल्दो इट इज नॉट मूविंग, ऑल्दो इट इज नॉट मूविंग, समझिएगा बातों को, it has a tendency to move, it has a tendency to move, तो क्या यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स नहीं लगेगा? ऐसी बात नहीं है, यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन दोनों को अपोज करता है, मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन, ठीक है, टेंडेंसी ऑफ मोशन, टेंडेंसी ऑफ मोशन दोनों को क्या करेगा? अपोज करेगा, ठीक है। फिर क्लास 8 तक आप लोग ये जानो, ठीक है। आप जैसे 11th पहुँचोगे तो आप समझोगे कि ये रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट में लगता है, बट दैट इज नॉट द केस। आप लोग अपनी लेवल तक बस इतना जानो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और हम लोग देखते हैं कि आखिर ये जो भी फ्रिक्शनल फोर्स है उसका कॉज क्या है, ठीक है। फ्रिक्शनल फोर्स आखिर लग कैसे रहा है, क्या उसका कॉज है, ठीक। क्या ऐसा हो गया कि भाई ये जो बुक था, ठीक है, ये किसी समझ लीजिए एक्स सरफेस पे बुक ऐसे रखा हुआ है, ठीक, ये सरफेस है और यहाँ पे ऐसे बुक रखा हुआ है, तो बुक पे ये बुक है, ठीक है, तो बुक पे आखिर फ्रिक्शनल फोर्स लगा ही थी। तो हम लोग अगर इसके सरफेस के बीच की बात करेंगे, आप कहोगे यार देखो सरफेस दोनों का प्लेन स्मूथ लग रहा है, ठीक है, लेकिन जब आप इसको माइक्रोस्कोप ऐसे लगा करके देखोगे, सरफेस को क्रॉस एग्जामिन करोगे यहाँ पे, ठीक है, तो आपको क्या दिखेगा? आपको ऐसा कुछ इस तरीके से दिखेगा, जो सरफेस है कुछ इस तरीके से दिखेगा, ऐसे ऊपर खाबर ऐसे दिखेगा, ठीक है। ये तो ब्लॉक का सरफेस है। सिमिलरली आप इसका भी सरफेस देखोगे, जहाँ पे रखा है ये भी ऐसे ऊपर खाबर दिखेगा, ऐसे 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 दिखेगा, ऊपर वाला सरफेस भी ऐसे 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 दिखेगा, ठीक है। तो जब इतने सारे मतलब सरफेस में ब्लॉक वो है, रफ है, तो क्या होता है ना कि जब तुम आगे इसको बढ़ाओगे या फिर तुम इसको आगे ले जाओगे, तो हम ये इसको आगे ले जा रहे हैं, तो ये वाला जो दांत है, अब हिल डाउन हिल इसको बोलते हैं, तो ये इसमें आकर के फंस जाएगा, यहाँ पे फंस गया ना, ठीक है। सिमिलरली ये आगे जाएगा, यहाँ पे फंस जाएगा, तो क्या होगा ना कि लगेगा कि यार ये जो फंस रहा है, जो दांत एक दूसरे के ऊपर ऐसे निकले हुए हैं, इन्हीं के कारण क्या होता है कि फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, इन्हीं के कारण क्या करेगा? फ्रिक्शनल फोर्स लगेगा, और वो किस डायरेक्शन में लगता है? अपोजिट टू द डायरेक्शन। आप इसको यहाँ खींच रहे हो, लेकिन जब ये एक दूसरे में ऐसे फंस जाएंगे, समझ इस तरीके का है, इस तरीके का एक दूसरे में जब फंस जाएंगे, इन्हीं के कारण क्या होता है
कि फ्रिक्शनल फोर्स लगता है, इन्हीं के कारण ये कहा कि फ्रिक्शनल फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन। ठीक है, और अच्छे से देखो, ये फ्रिक्शन क्या कॉज है, ये रफनेस ऑफ द सरफेस, सरफेस की देखो रफनेस कितनी ज़्यादा है। ठीक है, हम लोग को ऐसा स्मूथ लगा है, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोप में या माइक्रोस्कोप में इसको देखेंगे, माइक्रोस्कोपिक व्यू लेंगे, तो देखो बहुत ज़्यादा रफनेस है। इन्हीं रफनेस में ये क्या होगा, ये इन्हीं रफनेस में इसके ऊपर वाले ऐसे दांत हैं और इसके नीचे ऐसे दांत हैं। ठीक है, इन्हीं रफनेस में ये क्या कर देंगे, स्टक कर देंगे, क्या कर देंगे, स्टक कर देंगे। ठीक है, वही जो स्टक कर जा रहा है वही टोटल क्या करेगा, हमारा फ्रिक्शनल फोर्स चलेगा। ठीक है, आपने फोर्स इधर लगाया तो फ्रिक्शनल फोर्स इसमें पीछे की तरफ हो गया, यही फ्रिक्शनल फोर्स क्या है, इसको आगे नहीं जाने देगा। ठीक है, क्योंकि देखो यार ऐसे ऐसे था, स्टक कर गया, फ्रिक्शनल फोर्स क्या क्या है, इसको आगे नहीं जाने दे रहा है। उसी के कारण क्या हो रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारे ऑब्जेक्ट में आ रहा है। तो आई थिंक आपको अभी तक दो चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि फ्रिक्शनल फोर्स क्या होता है, जो मोशन या टेंडेंसी, एक ऐसा फोर्स जो मोशन या टेंडेंसी ऑफ मोशन दोनों को अपोज करता है। फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगता है, दैट अपने लेवल पर बस ये जानो, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन लगता है। उसके कॉज क्या होते हैं, कॉज होते हैं उसके इनंडेशन, जो इनंडेशन है सरफेस में, जो अप हिल डाउन हिल है। ठीक है, तो ऊपर वाले सरफेस नीचे वाले सरफेस में भी होते हैं, यही क्या करते हैं, फंस जाते हैं। इसके कारण क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स हमारा जनरेट होता है। ठीक है, तो हमें लगता है आपको थोड़ी बहुत बातें फ्रिक्शनल फोर्स पे समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग सीखने वाले हैं कि क्या क्या वो कारण है, क्या क्या वो फैक्टर्स हैं जो फ्रिक्शनल फोर्स को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो पहला हम लोग करेंगे डिपेंडेंस ऑन द नेचर ऑफ टू सिस्टम। चलो कोई बात नहीं, इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, मान लेते हैं कि ये ब्लॉक को तुम्हें क्या करना है, ये ब्लॉक है ऐसे रखा हुआ। ठीक है, मान लो, और तुम्हें इस ब्लॉक को क्या करना है, पुश करना है, पुश करके यहाँ तक ले जाना है, लेट अस से यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, तुम कहोगे ठीक है यार मैं पुश कर देता हूँ उसको, वहाँ तक ले जाता हूँ। ठीक, तो समझ लो तुमने पुश किया, ये यहाँ तक पहुँच गया। ठीक, अब सेकेंड केस में मैं ये कहता हूँ सेम ब्लॉक को, ठीक है, यहाँ से फिर से उतनी ही दूरी तक ले जानी है। ये दूसरा ब्लॉक है, ये लाल वाला, पहले तुमने ब्लैक वाला किया था, दूसरा ब्लॉक लाल वाला है, जस्ट उसके बगल में रखा हुआ है, इसको भी तुम्हें यहाँ से यहाँ तक ले जाना है। ठीक है, लेकिन क्या है, जो लाल वाला जो ब्लॉक रखा हुआ है, ठीक है, उसके नीचे जो है ऑयलिंग की गई है, मतलब सरफेस पे ऑयल डाल दिया गया है। ठीक है, तो तुम कहोगे यार जो केस नंबर 2 था, जो रेड ब्लॉक वाला था, उसमें मुझे मेहनत बहुत कम करनी पड़ी, लेकिन जो ब्लैक ब्लॉक वाला था उसमें मुझे मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ी। ठीक है, ब्लैक ब्लॉक में तुमने मेहनत बहुत ज़्यादा, फोर्स बहुत ज़्यादा लगाया, मेहनत बहुत ज़्यादा करी, तब जा कर के ब्लॉक यहाँ से यहाँ मूव किया। लेकिन रेड में क्या होगा, रेड में तुमने फोर्स बहुत कम लगाया। ठीक है, तब जा कर के मतलब बहुत कम फोर्स है। ठीक है, तब भी ब्लॉक यहाँ से यहाँ तुमने मूव कर दिया। तो मैंने पूछा यार बताओ तुम्हें कैसे ऐसा हुआ, तुम कहे यार गुरु जी देखिए आपने क्या किया था ना, दूसरे सरफेस पे आपने ऑयल डाल दिया था। ठीक है, जब आपने ऑयल डाल दिया तो क्या हुआ, ये फटाफट भागने लगा। तुम कहे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक, यानी कि नेचर पे डिपेंड किया, अगर तुम सरफेस को लुब्रिकेट कर दोगे, ठीक है, तभी जब सरफेस को लुब्रिकेट कर दोगे तो उससे क्या होता है कि फ्रिक्शन होता है वो रिड्यूस कर जाता है। यानी कि नेचर पे तो डिपेंड किया ना, फ्रिक्शन तो नेचर पे डिपेंड किया। अगर सरफेस रफ है, रफ बहुत ज़्यादा सरफेस है, तो क्या होगा, फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा, और सरफेस अगर स्मूथ है तो फ्रिक्शनल फोर्स बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम कहे यार गुरु जी सही, आप तो सही बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको और एक्सप्लेन कर दीजिए, आखिर ऐसे कैसे हो जाता है। ठीक है, मान लो ये सरफेस 1 और ये है तुम्हारा सरफेस 2, सरफेस 2। ठीक है, ये एक दूसरे में देखो, इस अप हिल डाउन हिल के कारण ही फ्रिक्शन लगता है। ठीक है, अब तुम इसमें क्या किए ना, ऑयलिंग कर दिए, ग्रीस लगा दिए। ठीक है, ग्रीस लगा दिए, ऑयलिंग कर दिए, या कुछ भी कर दिए। ठीक है, क्रीम लगा दिए, तो ये एक जो ऑयल के जो मॉलिक्यूल्स है ना, वो ये सब भर देते हैं, इसके अप हिल डाउन हिल ना सब भर देंगे।
ठीक है। तो ये क्या होता है, यहाँ पे भी ऐसे ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो ये अब फ्रिक्शनल फोर्स देखो, अब फ्रिक्शन को क्या दिखने लगा, अब फ्रिक्शन को दिखने लगा जो ये था वो बन गया ऐसे, कुछ ऐसे बन गया, इस तरीके से बन गया। और जो नीचे वाला था, जो नीचे वाली सरफेस थी, वो भी कुछ इस तरीके से बन गई। ऑल्दो थोड़े बहुत वो तो रहेंगे ही, थोड़े बहुत तो रहेंगे, उसको हम लोग नहीं हटा सकते, ठीक है। तो कहोगे यार जो अपहिल डाउनहिल टाइप का स्ट्रक्चर था वो टोटली स्मूथ बन गया है, जिसके कारण, ठीक है, जिसके कारण फ्रिक्शनल फोर्स में, फ्रिक्शन में या फ्रिक्शनल फोर्स में बहुत कटौती हो गई है या बहुत डाउन हो गया है, ठीक है। क्या रीजन थे, रीजन यही था कि आपने जो भी लुब्रिकेंट्स यहाँ पे डाला, लुब्रिकेंट्स वो सब जो स्पेसेस थे वो फिल कर दिए, लुब्रिकेंट्स स्पेस फिल कर दिए, जिसके कारण ये स्मूथ दिखने लगा, स्मूथ दिखने लगा तो फ्रिक्शनल फोर्स बहुत ज़्यादा घट गई। तो क्या क्या नेचर पे डिपेंड करता है फ्रिक्शनल फोर्स, तो आप कहोगे हाँ, ठीक है, नेचर पे डिपेंड करता है। अगर रफ होगा, सरफेस अगर रफ होगा तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा बहुत ज़्यादा होगा, और सरफेस अगर रफ नहीं है, स्मूथ है, तो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा बहुत कम होगा, ठीक है। चलो अब आओ दूसरे उस पे देखते हैं, क्या क्या सिर्फ एक ही चीज़ पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है, नहीं, ठीक है। चलो मैं तुम्हें एक और वो बताता हूँ, चलो मैं तुम्हें देता हूँ कि बेटा ये ब्लॉक को सरका दो यहाँ से यहाँ तक, ये 2 किलो का ब्लॉक है, या 20, चलो 10 किलो का ब्लॉक है, या आपको ये ब्लॉक को सरका दो यहाँ से सेम ही दूरी पे, ठीक है, ये ब्लॉक को सरका दो सेम ही दूरी पे यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ये इसको मैं यहाँ, ये ब्लॉक को सरका दो यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। फिनिश लाइन पे ले जाओ दोनों ब्लॉक को, दोनों ब्लॉक का फिनिश लाइन यहाँ से यहाँ तक सरका दो। लेकिन ये है तुम्हारा 100 किलो का और ये है तुम्हारा 10 किलो का। तुम कहोगे यार गुरुजी देखिए इसमें, इसको मुझे मैं सरकाऊंगा यहाँ से यहाँ तक तो मेरे को कम मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन इसमें तो मेरी हालत टाइट हो जाएगी, मुझे नहीं समझ जाएगा कि इसको कैसे सरकाना है, 10 किलो मेरे लिए आसान है, ठीक है। तो क्या मैं कह सकता हूँ कि फ्रिक्शन जो है वो मास पे डिपेंडेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन मास पे भी डिपेंडेंट है, ठीक है। या तो और आसान भाषा में तुम ये कह सकते हो, ठीक है। देखो एक लाइव एग्जांपल तुम्हारे सामने करना चाहता हूँ, ये जो पेन है ना, पेन मेरे हाथ में कैसे है, इस पर अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगा दिया ना, तो मेरे हाथ में कैसे रुका हुआ है। और अगर तुम अच्छे से देखोगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसने रबर भी लगाया है, रबर क्यों लगाया है, ताकि ग्रिपिंग अच्छे से हो, फ्रिक्शनल फोर्स करके, और मेरे हाथ और पेन की ग्रिपिंग अच्छे से हो, ठीक है। लेकिन अगर देखो मैं ऐसे रुका हुआ, ठीक, अब ये नीचे सरक सकता है लेकिन फिर भी रुका हुआ है, लेकिन देखो मैं इसको और प्रेस कर दिया, प्रेस और ज़्यादा कर दिया तो ये और अच्छी ग्रिपिंग हो, लेकिन मैंने हल्का हल्का प्रेस हटा दिया, देखो एक पॉइंट पे था कि जब ये मेरे हाथ से भी सरक गया, ठीक है। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, डिपेंडेंट ऑन द फोर्स विद विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर, दोनों सरफेस किस फोर्स से प्रेस हो रहे हैं, ये और जहाँ पे जमीन है इस पे ज़्यादा फोर्स से प्रेस हो रहा है। लेकिन अगर 10 किलो है तो प्रेसिंग फोर्स बहुत कम है, इसकी और ज़मीन की प्रेसिंग फोर्स बहुत कम है, जबकि 100 किलो है तो इसकी और ज़मीन की प्रेसिंग फोर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो यानी सेम केस, अगर कोई ऑब्जेक्ट है आपके हाथ में, ठीक है, मान लो 10 किलो का ऑब्जेक्ट आपने ऐसे पकड़ रखा है, हाथ में पकड़ रखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके हाथ में थोड़ा सा पकड़ रखा है। तो यार आपको भी ये पता है कि आप और मुट्ठी में ऐसे कस के बांध देते हो, कस के क्यों बांधते हो, क्योंकि आप प्रेसिंग बढ़ा देते हो, ठीक है, प्रेसिंग आप बढ़ा देते हो, प्रेसिंग जब बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा तो फ्रिक्शनल फोर्स की जो वैल्यू है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। जैसे ही समझ लीजिए 10 किलो का था, आपने हाथ में ऐसे लिफ्ट किया हुआ था, आप हल्का करोगे वो गिर जाएगा, लेकिन आप और तेज से दबाओगे तो नहीं गिरेगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि प्रेसिंग बढ़ जाती है, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया कि फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। पहला तो नेचर ऑफ द सरफेस पे डिपेंड करता है, और सेकंड जो है, सेकंड वो किस पे डिपेंड करता है, विच टू सरफेस आर प्रेस्ड टुगेदर, ठीक है, जो दो सरफेस हैं वो किस फोर्स से प्रेस किए जा रहे हैं, ठीक। तो आई थिंक विद द एग्जांपल आई हैव मेड यू, मतलब मैं आपको बता दिया हूँ कि फ्रिक्शनल फोर्स कैसे कैसे
कॉज क्या होते हैं, क्रिप्टन कोर्स होता क्या है, उसके कॉजेज़, ठीक है, और वो किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आई विल एक्सपेक्ट यू, मतलब मैं एक्सपेक्ट करूँगा, मैं आप लोग से ये करूँगा कि आप लोग जाइए, इसको घर पे देखिए, और आई डोंट थिंक कि अभी और भी कुछ भी इस मतलब सेक्शनल कोर्स में लेक्चर वन में भी कुछ बचा हुआ है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टैटिक फ्रिक्शन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन को और अच्छे से देखेंगे और इसको भी कवर करेंगे, ठीक है। और एक्सपेक्टेशन यही है, उम्मीदें यही है कि आप लोग ये वीडियोस देख करके आएँ, और जब वीडियोस देख करके आएँगे, क्लास में एंट्री करेंगे, तो आपका जो सीखने का चांसेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर क्लासरूम में क्वेश्चनियर या इंटरेक्शन होता रहता है तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है। तो इसी के साथ ही धन्यवाद, ठीक है, और हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। थैंक यू।